हेलो दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं। ये एक तरह से राज्य की जिम्मेदारी होती है, उनका मौलिक कर्तव्य होता है। जैसे हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं, वैसे राज्य के कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं। वही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भाग 3 तक हम पढ़ चुके हैं। भाग 3 में हमने अभी मौलिक अधिकार को पढ़ा। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो हम संविधान के स्रोत में पढ़ चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, क्लियर। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो मैंने कहा ना, ये राज्य के मौलिक कर्तव्य हैं। कोई हमारा मौलिक अधिकार नहीं है कि हम न्यायालय में जाके इसकी मांग करेंगे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये न्यायालय में लागू नहीं है, यानी वाद्य योग्य नहीं है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का कर्तव्य है। राज्य चाहे तो लागू करे, चाहे तो ना करे। आप इसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते हैं कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। किस तरह, जैसे कि प्रस्तावना में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन वाद्य योग्य नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर प्रस्तावना में कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसके लिए आप कोर्ट कचहरी नहीं कर सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक एक धीरे धीरे अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 38 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नीति निर्देशक तत्व 36 से शुरू हो रहा है। 38 में क्या बात की है, 38 से इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है हम केवल वही पढ़ेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की बात की गई है। ठीक है, लोक कल्याण मतलब, मैंने बताया था आपको, लोक कल्याण मतलब क्या होता है, सामाजिक कल्याण, गरीबों का कल्याण लोक कल्याण कहलाता है। किसमें है, अनुच्छेद 38 में। 38 से हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पहला ही अनुच्छेद जो है वो लोक कल्याण के बारे में है, गरीबों के कल्याण के बारे में है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, कल्याणकारी राज्य होने की परिकल्पना पता चलती है। ठीक है, कि राज्य कल्याणकारी होगा, गरीबों का कल्याण करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है। जो लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को पढ़ लेते हैं। तो 38 हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 39 की बात करते हैं। देखिए, याद कैसे रखना है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आर्टिकल 39 में क्या है। आर्टिकल 39 में पुरुषों और स्त्रियों को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण, यानी पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अगर कोई कार्य, जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी, मान लीजिए आप लोग आर ओ यारो या फिर पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोई लड़की समीक्षा अधिकारी बनी और कोई लड़का समीक्षा अधिकारी बना, तो दोनों को समान समान सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लड़के को ज़्यादा सैलरी मिले और लड़की को कम सैलरी मिले। ठीक है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन याद कैसे रखेंगे कि 39 में है। देखिए 39, अगर 3 के ऊपर 2 लगा दें, स्क्वायर कर दें, तो ये 9 बन जाता है ना, यानी कि तीनों दोनों को बराबर मिल रहा है। 39, 3 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों को बराबर। 39 आप जहाँ भी देखेंगे आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये तो स्क्वायर है, मतलब कि बराबर मिलेगा, 2 भागों में बटेगा। ठीक है, 39 तो क्या याद रखेंगे, 39 से बराबर बट रहा है। 3 का 3 का स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, 9, यानी कि दोनों को बराबर मिलेगा। बराबर सैलरी की बात की गई है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे अगर 39 क से च की बात करें, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो 39 में आप समझ गए कि बराबर बराबर की बात कर रहा है, समान की बात कर रहा है। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सुविधा। ठीक है, अगर मान लीजिए, अगर कहीं किसी ऐसा होता है किसी संस्थान में कि पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिल रही है और महिला को कम सैलरी मिल रही है, तो महिला क्या करेगी, कोर्ट कचहरी चली जाएगी। अब एक तो महिला को पहले से ही सैलरी कम मिल रही है, ऊपर से वो कोर्ट जाएगी तो उसके और पैसे खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। ठीक है, कि आपको आपको कम सैलरी मिल रही है, आप इसके लिए कोर्ट जाना चाहती हैं कि सर पुरुष को ज़्यादा सैलरी मिल रही है, हमको कम सैलरी मिल रही है, आप कोर्ट जाना चाहती हैं, आपको पहले से कम पैसे मिल रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आपको निःशुल्क विधिक सेवा दे दी जाएगी। ठीक है, आपको सरकारी वकील फ्री में दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो 39 क च में क्या बात होगी, क से लेके च में। ठीक है, कि समान न्याय मिले, बराबर न्याय मिले, दोनों को बराबर न्याय दिया जाए, समान निःशुल्क विधिक सेवा दी जाए। ठीक है, और बच्चों को स्वतंत्रता और स्वास्थ्य की बात की है। क्या बात की है, बच्चों के स्वतंत्रता और स्वास्थ्य की बात की है। बच्चे कब स्वस्थ रहेंगे, जब माँ को बराबर सैलरी देंगे। माँ बच्चों के लिए जितना सोच लेगी, पिताजी कभी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, तो 39 में आप लोग समझ गए क्या है, समान वेतन है। और 39 के
क से लेके च तक क्या है? निःशुल्क विधिक सेवा। क्यों? क्योंकि कम वेतन मिल रहा है, समान न्याय और बच्चों का स्वास्थ्य, क्योंकि माँ को कम सैलरी मिल रही है। कब जोड़ा गया ये? अगर 39 क से च की बात करें तो कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। चलिए अनुच्छेद 40 की बात करते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात की है। देखिए आज भी अगर हम याद कैसे रखेंगे इसको, अगर आज भी हम गाँव में चले जाएँ तो हमको चारों तरफ जीरो बटा सन्नाटा दिखता है। वही कच्ची सड़कें, वही गाँव की गंदी पॉलिटिक्स, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जीरो, शिक्षा के स्तर में जीरो, वही प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं, लोग बोरे ले जा के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। शिक्षा का स्तर हो या ग्रामीण दिनचर्या, आज भी बहुत पिछड़ापन है गाँव में शहरों की अपेक्षा। तो चारों तरफ क्या दिखता है? जीरो दिखता है, ठीक है? चारों तरफ जीरो बटे सन्नाटा। तो अनुच्छेद 40 को कैसे याद रखेंगे समझ गए आप? चारों तरफ जीरो बटे सन्नाटा, कहाँ? ग्राम पंचायतों में, ठीक है? उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल 43 जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं केवल वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? इसको इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए मजदूरी इतना ज़्यादा, मज आर्टिकल 43 में क्या है? मजदूरी और कुटीर उद्योग के बारे में बात की गई है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है आर्टिकल 43 में, अगर देखिए हम लोगों ने पढ़ा होगा 4 दिन की ज़िंदगी है ना, लेकिन मज़दूरों से इतनी मज़दूरी करवा ली जाती है, इतनी मेहनत करवा ली जाती है कि उनकी 4 दिन की ज़िंदगी 3 दिन की बनकर रह जाती है, ठीक है? उनकी 4 दिन की ज़िंदगी 3 दिन बन के रह जाती है। हम लोगों ने पढ़ा होगा 4 दिन की ज़िंदगी, लेकिन मज़दूरों से इतनी मेहनत करवा ली जाती है कि उनकी 4 दिन की ज़िंदगी 3 दिन की बनकर रह जाती है। तो 43 में क्या है? मज़दूरी से संबंधित है, ठीक है? फिर अगर 43 क की बात करें तो 43 क्योंकि मजदूरी संबंधित है तो ये भी मजदूरी संबंधित होगा। तो मजदूरों को थोड़ा सा आराम दे दिया 43 क्रम में, कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़कर इंदिरा गांधी के समय में। क्या कहा गया कि मजदूरों को मनरेगा का हक दे दिया जाए, ठीक है? मनरेगा है, मरेगा गलत लिख गया, ये मनरेगा है, ठीक है? मजदूरों को मनरेगा का हक दे दिया जाए, ठीक है? और क्या हो? मनरेगा के साथ साथ जो कर्मकारों हैं, मतलब कि कर्मचारी हैं, उनको भागीदारी सुनिश्चित कर दिया जाए। मान लीजिए कोई उद्योग धंधे हैं, ठीक है? अब मालिक जो मन वो कर रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। जो भी उद्योग धंधे होंगे उनमें जो कर्मचारी वहाँ के उनके होंगे, उनकी भी यूनियन बनेगी, उनका भी थोड़ा भागीदारी सुनिश्चित होगी। तो समझ गए आप लोग, 4 दिन की ज़िंदगी जब 3 दिन की बन गई तो 43 में मजदूरों की तो 43 का जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और मजदूरों को थोड़ा रिलैक्स देने की बात की है, कहाँ? 43 क में। कैसे? कि मनरेगा बनेगा और क्या होगा कि जो उद्योग धंधे होंगे उसमें मजदूरों का भी कुछ यूनियन वगैरह का हिस्सेदारी होगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं। एक समान नागरिक संहिता की बात की है, ठीक है? समान नागरिक संहिता या सिविल संहिता की बात की है, तो कैसे याद रखेंगे? मतलब सबके लिए कानून बराबर हो। 44 ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो समान नागरिक संहिता। 44 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को अभी तक सारे जितने मैंने पढ़ा है सब याद हो रहे होंगे। अब देखिए अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है? 44 समान नागरिक संहिता, ये भी बराबर दोनों, तो समान नागरिक संहिता। अब देखिए 45, 4 5 6, 4 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। इसमें पहले है क्या है? देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। देखिए हमने 6 से 14 साल के बच्चों की तो प्रारंभिक शिक्षा देख ली थी, कहाँ? अनुच्छेद 21 में देख ली थी, देखी थी ना? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, कल के वीडियो में हमने देखा मौलिक अधिकार में। लेकिन 6 साल से कम के बच्चों के लिए क्या किया जाए? 1 साल से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए क्या किया जाए? तो देखिए आर्टिकल 45 में उसका उल्लेख है कि 6 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए जो है शिक्षा जो है आप करवाइए। ये क्या है? आपका नीति निर्देशक तत्व है। मतलब कोई कन्फर्म नहीं है, इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं। 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, कोर्ट चले जाइए, क्योंकि मौलिक अधिकार है। लेकिन 1 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, तो कोर्ट नहीं जा सकते हैं आप, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और ये वाद्य योग्य नहीं होते हैं, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? 45 में ये है 4 5 6, ठीक है? 4 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 45, आर्टिकल 45 में क्या है? 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा है, 4 5 6, ठीक है? उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 46 की बात करते हैं, ठीक है?
46 में पहले क्या है ये देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा और आर्थिक वृद्धि के बारे में बात की गई है। याद कैसे रखेंगे? अगर आपने भाग पढ़ा होगा, आर्टिकल 10 में क्या है, आर्टिकल 10 में अनुसूचित जनजाति वगैरह के बारे में डिस्कशन दिया हुआ, ठीक है। तो 6 और 4 कितना होता है, 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है ना। 6 और 4 को जोड़ दिया जाए तो 10 होता है। तो जैसे अनुसूचित 10 में है जनजाति वर्ग के बारे में, वैसे ही आर्टिकल 46 में भी है 4 और 6 10, है ना। तो 4 और 6 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, ठीक है। समझ में आ रहा है, याद रहेगा 4 और 6, ठीक है। 46 किसके बारे में, अनुसूचित जाति जनजाति और दुर्बल वर्गों की शिक्षा के बारे में, ठीक है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो मज़ा आ रहा होगा। अगर मज़ा आ रहा है तो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, इससे मेरा जोश और बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है पूरी टीम का, कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें, ठीक है। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं, आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ अभी जाके कमेंट कर दीजिए, फिर वीडियो देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस खत्म ही हो गया, टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 47, आर्टिकल 47 की बात करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 47 की बात करते हैं। इसमें क्या बात किया गया है, आर्टिकल 47 में कहा गया है कि मद्यपान को निषेध किया गया है, दारू शराब नहीं पीने दिया जाएगा, और क्या करिए, पोषण आहार, अच्छे खाना खाइए। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, अगर 4 लोग आपको साथ में बैठे दिखाई दे गए, ऐसे 4 लोग साथ में बैठे हुए हैं, बीच में से गिलास विलास रखी हुई है, पक्का है कि दारू पी रहे हैं, ठीक है। पक्का है दारू पी रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं। तो जहाँ पे 4 लोग साथ में दिखाई दें 47, वहाँ समझ लीजिएगा कि वो लोग दारू पी रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं। तो इनको हमें हटाना है, इनको कैंसिल करना, और क्या करना है, इनको स्वस्थ खाना खिलाना है, ठीक है। तो 47 4 लोग साथ में क्या है, मद्यपान कर रहे हैं, लेकिन अच्छा खाना खिलाना है, वो हटाना है हमको। देखिए 48 की बात करते हैं। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 में क्या कहा गया है, कृषि पशुपालन, ठीक है। कृषि मतलब छोटे छोटे पौधे हैं, गेहूं चावल और इस तरह से टमाटर और मटर, ठीक है। और पशुपालन में क्या है, पशुओं का पालन करना है। पशुपालन में मेनली हम गाय वगैरह पालते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया है, इनके बारे में बोला गया है कि कृषि में तो आप आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से इस्तेमाल करिए, ठीक है, वो यंत्र वगैरह इस्तेमाल करिए। और पशुपालन में क्या है कि गाय बछड़े, इन जो ये सारी चीज़ें हैं, इनका जो है वध नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये दूध देने वाले जानवर हैं, तो समाज के लोग इनसे पोषित होते हैं, इनको मारना नहीं है। तो गाय बछड़े आदियों का जो वध है वो निषेध किया गया, किसमें, 48 में। अब देखिए याद कैसे रखेंगे कृषि और पशुपालन को। देखिए हमारी क्या होती है, 24 दिन का एक दिन होता है, ठीक है। 24 दिन का एक दिन होता है। अगर हम अच्छे से कृषि करें, अच्छे अच्छे अनाज उनाए उगाएं बिना यूरिया वाले, और पशुपालन करें, गाय का दूध पिएं, ये सारी चीज़ें करें, तो हमारी एक दिन की ज़िंदगी, 24 घंटे की ज़िंदगी कितने दिन की बन जाएगी, 2 दिन की, एक नहीं कि 48 घंटे की बन जाएगी, है ना। अगर हम कृषि अच्छे से करें बिना यूरिया के, और पशुपालन करें, गाय का दूध वगैरह पिए, तो हमारे एक दिन की ज़िंदगी 2 दिन की बन जाएगी, ठीक है। तो 24 दिन की ज़िंदगी कितने की बन जाएगी, 48। तो 48 आप जहाँ भी देखेंगे आप समझ जाएंगे अच्छी कृषि और पशुपालन से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए 48 क की बात करते हैं, ठीक है। तो 48 क में क्या होगा, उसी का थोड़ा विकसित रूप होगा। जैसे 43 में हमने देखा कि 43 में मजदूरों के बारे में है, ठीक है, मजदूरों के बारे में है। तो फिर 43 क में क्या होगा, मजदूरों के लिए थोड़ा अच्छा काम होगा, थोड़ा बड़े पैमाने पे ही मनरेगा होगा, और उद्योगों में उनका भी हिस्सा होगा। वैसे ही 48 क में क्या है, कृषि का बड़ा रूप क्या होगा, कृषि में छोटे छोटे पौधे होते हैं, ठीक है, गेहूं चावल ये सारे। तो इसका बड़ा रूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण में क्या, वन। कृषि के बाद, कृषि में छोटे छोटे पौधे, वन में बड़े बड़े पौधे, अशोक देवदास इनके पौधे, ठीक है। वैसे पशुपालन छोटे पैमाने पर हो जाएगा, गाय भैंस। तो वन्य जीव की सुरक्षा बड़े पैमाने पर हो जाएगा, शेर बाघ चीता हाथी, ठीक है। 48 में क में क्या है, कृषि का बड़ा रूप वन, और पशुपालन का बड़ा रूप वन्य जीव की सुरक्षा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और सारी मेरी ट्रिक बताई हुई आपको याद हो रही होंगी, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखिए अगर 49 की बात की जाए, ठीक है, आर्टिकल 49, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रीय महत्व व स्थान व वस्तुओं का संरक्षण। देखिए 49 4 9 9 से क्या समझ में आ रहा है, नो नो नो। आप घाटा मत करिए। जैसे मान लीजिए कि ताजमहल है, ठीक है, ताजमहल है, उसमें आप गए ताजमहल घूमने, अब आप उसकी दीवारों को खरोच रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी राष्ट्रीय स्मारक जो हैं, जो कि सदियों से बनी हुई हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं आप। तो 49 में क्या है कि नो नुकसान, 49 नो नुकसान, आपको नुकसान नहीं करना है। राष्ट्रीय स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना है, स्थानों को और वस्तुओं को और स्मारकों को आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो नो 49 आ जाएगा, यहाँ पे 4 नो। तो नो नुकसान करना है, नुकसान नहीं करना है, नो नुकसान, ठीक है, 49 में, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अनुच्छेद 50 की बात करें, तो अनुच्छेद 50 में क्या कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र है। ये क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका स्वतंत्र?
देखिए, मान लीजिए न्यायपालिका यानी कि कोर्ट कचहरी में किसी का केस चल रहा है। कार्यपालिका हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका में क्या होता है, जो कार्य करते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। अब किसी सांसद का, लोकसभा सदस्य का केस चल रहा है न्यायपालिका में। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका एक होंगी, एक दूसरे के अंडर में काम करेंगी, तो कार्यपालिका का सांसद फ़ोन करेगा न्यायपालिका में किसी जज को कि मेरा काम है, इसको कर दीजिए, फिर मैं आपका भी काम कर दूँगा, इधर का कुछ रहेगा तो। तो इसका कोई अगर केस मुकदमा है तो ये इनके इसका फ़ेवर करेंगे, ये इसका फ़ेवर करेंगे, है ना? तो इसलिए क्या किया गया है, न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया है अनुच्छेद 50 के तहत, कि न्यायपालिका से कोई भी संबंध नहीं होगा कार्यपालिका का, और कार्यपालिका का कोई भी संबंध नहीं होगा न्यायपालिका से। ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे कि 50 में है, बहुत आसान है। न्यायपालिका भी उतनी ही ताकतवर जितनी कार्यपालिका, तो 50% ये ताकत, 50% ये ताकत। परसेंटेज आपको पता है, हमेशा 100% की कोई भी चीज़ होती है कंप्लीट। ठीक है, तो 50% न्यायपालिका ताकत, 50% कार्यपालिका ताकत। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और याद रहेगा। अब अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व विदेश नीति की बात की गई है। ठीक है, किसकी बात की गई है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विदेश नीति। याद कैसे रखेंगे, देखिए हमारा संविधान बनकर कब हुआ तैयार, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, ये आपको पता होगा, हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तो जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ हमारा संविधान, तो 26 जान लीजिए 1950 तक तो हम अपने भरोसे हैं नहीं, क्योंकि संविधान ही हमारा लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को। तो हम एक तरह से अगर हम बात की जाए, हमारा देश कब से खुद काम करने लग गया, खुद के संविधान पर काम करना हमने कब से प्रॉपर स्टार्ट किया, 1951 से। क्यों? क्योंकि 1950 में तो हमारा अब लागू ही हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे लागू होगा, लोगों को पता चलेगा, 1 साल लग जाएगा लगभग चीज़ों को होने में। तो हमने अगर देखें हम प्रॉपर तरीके से कब काम करना शुरू किया, तो 1951 से हमने भारत सरकार के तौर पर काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारा संविधान पूरा लागू हो चुका था। ठीक है, तो 1950 में लागू हुआ, तो इसमें भी तो कुछ दिन रह गए, 25 दिन इसमें भी रह गए, जब संविधान लागू नहीं था, 26 तारीख को लागू हुआ तो। ठीक है, तो हमने प्रॉपर कब काम करना शुरू किया, लागू होने के बाद लोगों को पता चलने में भी कुछ समय लगा होगा, क्योंकि उस समय देश में उतना टेलीकॉम वगैरह नहीं था। तो 1951 से हमने प्रॉपरली भारत सरकार के तौर पर काम करना शुरू किया। तो विदेश नीति भी हम कब बनाएंगे, 1951 से ही बनाएंगे। ठीक है, तो 1951 से हम प्रॉपर काम करते हैं विदेश नीति पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति पर, सुरक्षा पर सोच पाते हैं। ठीक है, तो 1900 आर्टिकल 51 में क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। उम्मीद है मेरी ट्रिक आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है। इससे देखिएगा कितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम लोग बहुत इजीली सारे क्वेश्चन अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, निर्देशक तत्व क्या हैं, मैंने आपको बताया अवाद्य योग्य हैं। इनको लेकर आप कानून सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि इनको लागू करे, लेकिन राज्य इसके लिए बाध्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य की बात मैंने बताया ना, आर्टिकल 38 में ही, पहले ही वाले में जिसमें हमने पहला पढ़ा, उसमें ही बात की गई है कल्याणकारी राज्य की। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, आयरलैंड से मिलती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है, धन का केंद्रीकरण आपको पता है, समान धन का वितरण होना चाहिए। ठीक है, तो राज्य के निर्देशक तत्वों का करेगा। ठीक है, धन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, समान, पुरुषों और महिलाओं को समान जो है वेतन मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसमें है ये, आर्टिकल 39, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो दोनों में बराबर बटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान की किस में है, नीति निर्देशक तत्वों में है, किस में है, 39, 3 का स्क्वायर बराबर बटना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, उत्पीड़न के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। समान कार्य और समान वेतन, यही आंसर होगा। कानून के समक्ष बराबरी आर्टिकल 14 में है। धर्म का पालन 25 से लेकर 28 में है, कल हम पढ़ चुके हैं। 28 राज्य में हर धर्म के लोग मिलते हैं, हमने बताया था, इस तरह से याद करना है। अब देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज, गांव में जाओ चारों तरफ आज भी जीरो दिखता है, 40 के अंदर है। नीति निर्देशक तत्व, चलिए मिलान है, मिलान कर लेते हैं। ग्राम पंचायत, गांव में जाओ चारों तरफ जीरो दिखता है, 40 कहाँ है, ये रहा। समान आचार संहिता, दोनों के लिए समान आचार संहिता, 4 के लिए भी, 4 के लिए भी, तो 44 हो गया समान नागरिक संहिता। कृषि व पशुपालन, कृषि व पशुपालन, ठीक है, कृषि और पशुपालन अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारी एक दिन की ज़िंदगी 24 घंटे की ज़िंदगी 48 घंटे की बन जाएगी, 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों बराबर ताकतवर, लेकिन उनका पृथक्करण 50-50% न्यायपालिका ताकतवर, 50% कार्यपालिका ताकतवर।
अंतर्राष्ट्रीय शांति हम लोगों ने प्रॉपरली कब से काम करना स्टार्ट किया? 1951 से, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो हमारा संविधान लागू ही हुआ। देश में पूरी बात फैलने में, लागू होने में 1 साल लग गया। 1951 से लगभग हम लोगों ने प्रॉपरली काम स्टार्ट किया। तो अनुच्छेद 51। उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा मेरी ट्रिक से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ नीचे जाकर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और आपकी पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया है आपको। पीडीएफ के लिए आप यूपी एग्ज़ाम वाला पे जाके आप एप्लीकेशन पे कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अभी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद और मिलान करने हैं। 40 चारों तरफ 0 ग्राम पंचायत। क्या दिया हुआ है? कूट में उत्तर, नीचे दिए गए कूट में उत्तर चुनिए, ठीक है। 41 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है, सही है। 48 में कृषि और पशुपालन है। 41 में कार्य करने का अधिकार, बराबरी, सब सही दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। देखिए 3 आपको, 41 तो हमने पढ़ा नहीं था, 3 हमने पढ़ा हुआ था, तो चौथा अपने आप सही हो गया, ठीक है। अगर गलत पूछा होता तो यही गलत होता, ठीक है। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं पूछा है, मिलान करने पूछा है, तो चारों सही होंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 39A की बात करते हैं। 3 और 9 सर, क्या समान न्याय, समान, यही है ना। 39 में क्या हुआ? 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 बनेगा, यानी कि समान वेतन था। 39A में क्या था कि अगर समान वेतन ना मिले तो आप निःशुल्क जो है महिलाएं कहाँ जा सकती हैं? कोर्ट में जा सकती हैं समान न्याय के लिए। भैया हमको समान वेतन नहीं मिल रहा है, तो सही है। चारों तरफ 0 आज भी गाँव में ग्राम पंचायत। 4 4 समान नागरिक संहिता, इसको भी समान, इसको भी समान। 48 में क्या है? 24 घंटे की ज़िंदगी आपकी 48 घंटे कब बनेगी? जब आप सही कृषि करेंगे और सही पशुपालन करेंगे, जानवर होगा, है ना, तो आपकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण दिया हुआ, गलत दिया है। ये किसमें? न्यायपालिका भी बराबर ताकतवर, कार्यपालिका भी बराबर ताकतवर, तो ये 50-50 में है, यानी कि आर्टिकल 50 में, है ना। देख रहे हैं कितना मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 सही है। न्यायपालिका भी 50% ताकतवर, कार्यपालिका भी 50% ताकतवर। अनुसूचित जाति जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक के लिए 46 एकदम सही है। 4 और 6 कितना होता है? 10। और अनुसूचित 10 में हम पढ़ चुके हैं, भाग 10 में हम लोग पढ़ चुके हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, यही हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है। बाकी ग्राम पंचायतों का गठन भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आर्टिकल 40। तो इसमें क्या पूछा है? सुमिलित, सही सुमिलित नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। 43 का 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 के ए में क्या है? 43 में क्या है कि अगर 4 मजदूरों की 4 दिन की ज़िंदगी 3 दिन की बन जाती है, ठीक है। लेकिन 43 ए में क्या है? थोड़ा सा अच्छा किया गया है उनके लिए, मनरेगा वगैरह किया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से संविधान की किस अनुसूची के तहत लागू किया गया? मनरेगा 43 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 दिन की ज़िंदगी 3 दिन की हो जाएगी मजदूरों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करता है? 43A में करता है। 43 में क्या है? 4 दिन की ज़िंदगी 3 दिन की हो गई मजदूरी से। 43A में थोड़ा सा संतुष्टि दी गई है। इंदिरा गांधी के समय क्या कहा गया है? मजदूरों को बहुत अत्याचार अन्याय हो रहे हैं, जो उद्योग धंधे बनेंगे उसमें कर्मचारियों की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी और मनरेगा बनाया जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ? 43A हो गया इसका आंसर। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कब करेंगे? हम जब आज़ाद हो जाएंगे। तो हम 1951 में एक तरह से आज़ाद हुए, ठीक है। मेनली काम करना हमने शुरू किया, तो 51, अनुच्छेद 51 आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति? विदेश नीति की बात तो वहीं की जाएगी ना जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय बात कहाँ होगी? 51। 51 से हम 1951 से प्रॉपर हमने काम करना शुरू किया। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस अब टॉपिक खत्म ही होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मदपान, गौरक्षण, संरक्षण, 14 वर्ष की आयु से। देखिए मदपान तो है, ठीक है, 4 लोग साथ में बैठे हुए हैं। गौरक्षा भी है, कहाँ? 48 में है। पर्यावरण सुरक्षा भी है, ठीक है, कहाँ? 48 में है। 14 वर्ष की आयु की शिक्षा की बात की नहीं है। 6 वर्ष की आयु की शिक्षा की बात की है, कहाँ? 45 में। 4 5 6, ठीक है। तो आर्टिकल 45 में, तो यही गलत हो जाएगा। 14 वर्ष की तक की शिक्षा की बात यहाँ की है, आर्टिकल 21 में की है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया, हम पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ा था हमने मौलिक अधिकार में। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत? देखिए ग्राम पंचायत 40 में है, पहले से ही है। गौ मद, समान नागरिक संहिता 44 में पहले से ही है। मुफ्त की कानूनी सहायता किसमें? 43 के ए में दी गई है, ठीक है। यही बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, यही बाद में जोड़ा गया है। बाकी गौवध भी पहले से ही है, ठीक है। गौवध किस में है? 48 में है, तो यही बाद में जोड़ा गया, कानूनी मुफ्त सहायता 43 के ए में, ठीक है।
क्योंकि 42वां संविधान संशोधन में थोड़ी राहत दी गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। देखिए, मद निषेध तो है, पता ही है हमको, 4 लोग साथ में बैठे हुए दारू पी रहे हैं। सम्मिलित नहीं है। काम का अधिकार है, 43 में काम का अधिकार दिया हुआ मनरेगा के तहत, समान न्याय समान वेतन दिया गया। सूचना का अधिकार नहीं है, सूचना के अधिकार के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा है। सूचना का अधिकार तो 2005 में एक्ट आया था, उसके तहत हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार एक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, आर्टिकल 19 में। अधिकार में हम पढ़ चुके हैं। विधि के समक्ष समानता 14 में हम पढ़ चुके हैं कल। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 तक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। समान नागरिक संहिता 44 में है। ठीक है, तो यही नीति निर्देशक तत्व है। और इस प्रकार हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करिए। आपके कमेंट से हमारी टीम और मोटिवेट होती है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आपने वीडियो देखा होगा कितना मस्त, आपको सारे जो अनुच्छेद, इतने टफ अनुच्छेद हैं, वो सारे आपको इजीली याद हो गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। पीडीएफ आप लोग यूपी एग्जाम वाले एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।